अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस आज दिखाते हुए हमने देखा पूरी दिन मार्केट को काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये थर्ड वेव का फियर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी फ्राइटनिंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ या फिर डाउन साइड देखते हैं हमने काफ़ी दिन पूरे दिन। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज की मार्केट में जो क्लोजर रहा वो 150 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। इट मींस कि 44,000 के लेवल्स पे मार्केट नज़र आ रही है और अभी भी एपेटाइट मौजूद है इन्वेस्टर्स के पास कि वो मजीद पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन अब यही है कि जो फियर है वो कम हो या फिर अगर लॉकडाउन का फियर जो है वो अगर स्मार्टली चला जाए और ये बता दिया जाए कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, मजीद फर्दर लॉकडाउन नहीं होगा, जो रिस्ट्रिक्शन की बातें हो रही हैं, अगर इन तमाम चीज़ों में क्लैरिटी आ जाए तो मार्केट इसको अच्छे से बिहेव करते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,587.85 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,877.46। लोअर वाज 44,334.22 एंड फाइनली क्लोजर 44,428.10 यानी कि 159.75 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 313.50 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 130.40 का। वैल्यू भी आज कम दिखाई दे रही है 17.43 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.40 के डिक्लाइन के साथ। 10.06 पे क्लोजर। 30.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉट पे 10.06 का डिक्लाइन दिखा गया। 140.15 मिलियन शेयर्स पे क्लोजर रहा। 25.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली गनी ग्लोबल 1.77 का इजाफा देखा गया। 25.39 पे क्लोजर रहा। 17.92 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल कुछ स्क्रिप्ट्स अनकन्वेंशनल भी हैं जो डेली बेसिस पे नहीं आते, आज के दिन दिखाई दिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं फॉरेन रेमिटेंसेस पे। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। ग्लोबल रेमिटेंस पाकिस्तान में बरामदात के बाद ज़र मुबादला का दूसरा बड़ा जरिया है। तमाम बैंक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेकर्स की तरसीलात ज़र में बाकायदा बैंकिंग चैनल के जरिए शानदार खदमात अंजाम दे रहे हैं। चुनाचे हवाला और हुंडी पर भरोसे से गुरेज किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी गैर मुल्की रेमिटेंस के जरिए हमारी मईशत में हमेशा से अहम किरदार अदा करते आए हैं। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और काबीना की काविशों की बदौलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात में इजाफा एक खुशखबरी है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है और गुज़श्ता अरसे के दौरान मजीद अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल दिसंबर 2019 के मुकाबले में 2020 और 2020 के मुकाबले में 2021 के इब्तदाई अय्याम में गैर मुल्की रेमिटेंस में काबिल जिक्र इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी गैर मुल्की रेमिटेंस के जरिए हमारी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन रेमिटेंस की पजीराई और रगबत के लिए तेज रफ्तार पॉलिसी साजी भी की गई है, ताकि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई बिला खौफ खतर बआसानी अपने मुल्क अपने वतन भेज सकें। वाज़ेह रहे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात में मुसलसल इजाफे की वजूहात में बाकायदा कानूनी ज़राए इस्तेमाल करना शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अगर समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात भिजवाने का यही रुझान बरकरार रहा तो एक साल में मजीद अरबों डॉलर की तरसीलात भी मौसूल होने का नया रिकॉर्ड बन सकता है। एग्जैक्टली रेमिटेंसेस में हम डेली बेसिस पे इजाफा देख रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट है। हमारी करेंसी स्टेबल दिखाई दे रही है, यानी कि रुपी एप्रिशिएट कर रहा है और हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे जो एप्रिसिएशन हो रही है इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा मार्केट के ऊपर और इकोनॉमी पे आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हारून साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस है
उसमें इजाफा हो रहा है। और लास्ट ईयर से अब तक यानी कि इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट में अगर हम देखें, ये काफ़ी हद तक एक गुड साइन है कि पाकिस्तान पे भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना ट्रस्ट जो है वो दिखा रहे हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न या फिर कोई और भी वजह है? नहीं, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, दैट द इंक्रीज इन द रेमिटेंसेस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द initiatives taken by the government and the State Bank of Pakistan, so that के जो एक्चुअली पैसा तो पाकिस्तान में पहले भी आ रहा था फॉरेन एक्सचेंज का, बट चैनलाइज होके नहीं आ रहा था। और जो एक फेयर फैक्टर था, जो कंसर्न्स होते थे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, कि हम जब पैसा लेके आएंगे तो पैसा जो है वो हम शायद प्रॉपर तरीके से हम लेके ना जा सकें, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जनरली एक परसेप्शन है आउटसाइड पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना तो आसान है, पाकिस्तान से पैसा वापस ले जाना बड़ा मुश्किल है। सेकेंडली ये कि जो ऑफिशियली चैनल परसेप्शन था और कुछ हद तक ग्राउंड रियलिटीज़ भी थी, कुछ इस किस्म के हमारे आज भी देखें कि आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो है, यानी जो पैसा बेसिकली हमने वापस जब पेमेंट्स, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं और उनको जेन्युइन एक्सपेंसेस के लिए पाकिस्तान के बाहर जो एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ के लिए जो रेगुलेशंस थी वो इतनी कंड्यूसिव नहीं थी। तो एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानीज आउटसाइड पाकिस्तान रह रहे थे, उनके जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रहे थे, उनको दो तरह के कंसर्न्स थे। एक ये कि हम जब यहाँ पे पैसा लेके आएंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सेकेंडली ये कि हम जब पाकिस्तान में पैसा लेके जब आएंगे तो फिर पाकिस्तान, जब हमें पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके जाना पड़ेगा तो हम वो कैसे लेके जाएंगे। तो वो दो बेसिकली जो एंगल्स थे वो गवर्नमेंट ने उसको लुक आफ्टर किया, और उसमें फिर गवर्नमेंट ने दो, एक तो पैसा लाने की सहूलत आसान करी, एट द सेम टाइम उनको ये कॉन्फिडेंस भी दिया अंडर द लॉ एंड द रेगुलेशंस कि हाउ दे कैन टेक द मनी आउट विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नंबर वन। सेकेंडली ये कि जो उनको ऑफिशियली जो पैसा लेके आ रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की, नंबर वन। नंबर टू ये कि उनके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए। देखिए पाकिस्तान का जो टैक्स का कानून थे और जो रेगुलेशंस थे वो बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं बाहर वालों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि उनको चूंकि वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। अब अगर उनको आप कहेंगे कि आपने एनटीएन भी लेना है, रिटर्न भी फाइल करना है, ये भी ऑडिट भी होगा, तो वो कभी भी वो पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते थे। इनफॉर्मल चैनल से पैसे लेके आते थे, अपने भाई बहन या रिश्तेदारों के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते थे और फिर वो पाकिस्तान से बाहर इनफॉर्मली दोबारा पैसे लेके चले जाते थे। तो एक्चुअली दैट वाज बेसिकली द रीज़न दैट के ये चीज़ें पहले हो रही थी। अब ये जो है गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। राइट तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव टाइमली लेना, या फिर इसमें बहुत देर हो गई? देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम हमने लिया। अगर स्टार्ट में थोड़ी सी ये चीज़ें हो जाती 3 साल पहले या 4-5 साल पहले तो हालात कुछ और होते। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें ये अपॉर्चुनिटी जो है, अगर कुछ कोविड की नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो आई थिंक दैट के ये चीज़ें इस वक्त सामने आई कि अब कोविड आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल चैनल्स या बहुत सारी चीज़ें दुनिया ने चेंज हुई तो ये सॉर्ट ऑफ कुछ चैलेंजेस आए तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई। तो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी वाज दैट कि गवर्नमेंट देन लुक्ड टुवर्ड्स कि ये अब हम क्या, हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम जो है इन दिस जहाँ इतनी इकोनॉमिक स्लम्प आई हुई है तो हम कैसे अपने फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी कि जो है ये चैलेंज जब आया तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट को, पीछे भी गवर्नमेंट्स को भी जो है वो ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आरडीए है इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने स्टार्ट में देखा था जब चीज़ें ऐड ऑन होना शुरू हुई थी तो उस वक्त सिर्फ ये फैसिलिटी थी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में और डिफरेंट रियल इस्टेट में। उस वक्त जो है वो टाइम नहीं हुआ था कि वो रियल इस्टेट में डायरेक्टली नहीं आ सकते, मार्केट के अंदर थोड़े दिनों बाद आए थे। तो चीज़ें थी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप समझते हैं कुछ और चीज़ें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखें इसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है वो ये है कि वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस इज़ दैट। अब रियल इस्टेट के अंदर वी ऑल नो दैट कि रियल इस्टेट के अंदर जो वैल्यूएशंस का इशू है, यानी आप
एक घर जो है अगर 5 करोड़ का एक्चुअल है, मगर गवर्नमेंट के वैल्यूएशन टेबल्स में वो 1 करोड़ या 2 करोड़ का है, तो वो इतना बड़ा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये सर ये इस क्यों डिफरेंस ये को डिफरेंस इवेंचुअली क्यों सही रखा करना जाता पड़ेगा। है? ये अंडर वैल्यू वाला सिस्टम क्यों मौजूद है हमारे यहाँ? देखिए, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि ये कोई साल 2 साल का मसला नहीं है, ये पिछले 50-60 साल का मसला है कि जब ये गवर्नमेंट ने बेसिकली ये सिस्टम लेके आए डीसी वैल्यूज़ का, तो पहले इतना बड़ा फ़र्क नहीं था, मगर ग्रेजुअली अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कह लें या जो भी लोग इसमें प्रॉपर्टी की इन्वॉल्व थे, वैल्यूएशन कह लें, अनफॉर्चुनेटली इसको ये पार्किंग लॉट बनाने का जरिया बनाया गया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना डिफरेंस गैप बढ़ता गया कि वो फिर जो है वो सडनली इस गैप को आप जो है वो दिन मतलब आप फ़ौरन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक एरिया ऐसा है जो ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जिनके पास इवन वाइट पैसे भी हैं, उनको भी जब अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ये आता है कि आप ख़रीदने जाते हैं, आपने सामने वालों को पैसे देने हैं, आपके पास पूरे अगर पैसे भी हैं, बट सामने वाला कहता है कि मुझे 20% पैसे ऑफिशियल दे, 80% मुझे अनऑफिशियल दें, तो वो जिसके पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पैसे हैं वो कैसे उसको पे करेगा। अब ये एक्चुअली इशू फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने मिल के इस मसले को हल करना है। इसलिए कि जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पे कुछ फेडरल टैक्सेस हैं, कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस भी हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, को अगर दोनों प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे हो और इसको सॉर्ट आउट करें तो ये अंडर वैल्यू वाला सिस्टम ये खत्म जो हो सकता है। आपको जो एक्चुअली सवाल था वो था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रेड जो हमारी रोशन डिजिटल RDA स्कीम है, इसके अंदर मजीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आपने मुझसे सवाल पूछा था, तो उसका वन ऑफ द आंसर इज़ दैट कि इस एरिया को गवर्नमेंट ने देखना है और मुझे जहाँ तक मालूमात है गवर्नमेंट इसको देख भी रही है और गवर्नमेंट को पता है कि ये दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द चैलेंज दैट के इसको अगर हमने इस प्रॉब्लम को भी अगर हमने दूर किया तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो और स्पीड अप होंगी इस RDAs के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दी। इसलिए देखें ये चीज़ें तो आनी है कि अगर एक गवर्नमेंट एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जब ग्रो करेगी तो ये जब उसकी फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में निकलेगी तो खरीदने वाला भी तो होगा ना कोई। तो खरीदने वाले में या तो लोकल पाकिस्तानीज हैं या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। जब वो खरीदने जब आएंगे तो ये यहाँ आके फंस जाएंगे। तो ये इशू जो है जब हम यहाँ से इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है। गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस दिस। जितनी पॉलिसीज आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि हर तरफ तवज्जो है, चाहे वो रिफाइनरी पॉलिसी हो, कंस्ट्रक्शन पैकेज हो, डिफरेंट पॉलिसीज हम देख रहे हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती है और अच्छी बात है कि इसमें कुछ रेनोवेशन चलता रहे और अच्छी चीज़ें सामने आती रहें। सर, आपने कहा कि पैसे पार्क करने का एक तरीका है यहाँ पर, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इट मीन्स कि इसकी फेयर वैल्यू इतनी नहीं होती और हाइप क्रिएट करके बढ़ा दी जाती है। ये एक थोड़ा सा इससे आपके टॉपिक से हटके क्वेश्चन है क्योंकि आपने ये पॉइंट रेस किया है। बिल्कुल, इसमें ये भी होता है कि जब ऑप्शंस जिनके पास अनडिक्लेयर्ड पैसे होते हैं तो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं, वन ऑफ द ऑप्शन इज़ दैट कि या तो वो एक मिडिल जो आपकी वो मार्केट है जिसमें जो कमोडिटी मार्केट है, लोग या तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और या फिर एग्रीकल्चर या फिर ये रियल एस्टेट में। तो ये वहाँ जाके जब ये इन्वेस्टमेंट जब फॉर एग्जांपल गोल्ड प्राइसेस नीचे जाती हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स नीचे जा रहे होते हैं, तो जिनके पास एक मनी है, सरप्लस मनी, वो जाके फिर ये प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो फिर एक बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा जब प्रॉपर्टीज़ होती है तो देन इट बिकम्स मैनेजेबल फॉर देम टू क्रिएट अ मार्केट दैट टू कंट्रोल द मार्केट। तो डेफिनेटली इसका ये वन ऑफ द रीज़न होता है जब प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर जो है वो सडन अपराइजिंग या सडन डिक्लाइन जब आता है तो डेफिनेटली इसमें मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अच्छा सर, हम आपकी प्रेजेंस है तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट करें, जो लॉज में कुछ अमेंडमेंट हुई है फिस्कल लॉज में, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो एक्चुअली हुई क्या है और में क्या चेंजेस अभी किए गए हैं और फर्दर क्या चेंजेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट ने जो है वो चूँकि IMF के साथ जो कमिटमेंट थी हमारी, उस कमिटमेंट के अंदर बेसिकली 3 जो है वो कानून पास हुए हैं जी। एक है आपका इनकम टैक्स के कानून में तरामीम आई हैं जिससे गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि दे विल बी एबल टू
generate revenue of approximately 140 billion rupees. Okay. The second amendment, the second law which has been passed as a result of the negotiation with IMF is the amendments in the State Bank of Pakistan Act. This third law which has been passed is with regard to the powers of the NEPRA to basically increase the tariffs of the electricity on their own basis without any approval of the intervention of the government. तो ये बेसिकली तीन थी. अब जो इस वक्त आपका जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि जो इनकम टैक्स के कवानीन में तब्दीलियाँ आई हैं वो मेजर क्या हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और मज़ीद क्या तरमीम आ सकती हैं. जो पहला जो सवाल है वो ये कि ये कानून जो अभी मार्च 22 को अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर बेसिकली जो है वो बुनियादी तौर पे जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो ये आई हैं कि हमारे इनकम टैक्स के कानून में बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशंस हैं. टैक्स एग्जम्पशंस मींस के उनको एक ख़ास मकसद के लिए टैक्स में एक छूट दी गई थी और वो छूट जो दी गई थी वो गवर्नमेंट ने अब उसको रिकन्सिडर किया है और ग्रेजुअली जो है वो छूट जो कुछ लोगों को, कुछ खास लोगों को बाय नेम छूट थी, कुछ इंडस्ट्रीज़ को छूट थी. तो जो अभी अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें एग्जम्पशंस को रिव्यू किया गया है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स वो हैं या जो छूट वापस ली गई है वो कुछ ऐसी इंडिविजुअल्स कंपनीज को थी या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को थी जो कि वापस की गई हैं. जो दूसरी बड़ी जो एरिया था जिसमें गवर्नमेंट ने जो है वो इसको रिव्यू किया है वो ये कि बहुत सारी एग्जम्पशंस जो थी उनको जो है वो टैक्स क्रेडिट रिजीम में लेके चले गए. दैट मीन्स दैट कि गवर्नमेंट को शायद उसमें से रेवेन्यू इन दैट सेंस जनरेट ना हो, इसलिए कि जो एग्जम्पशन रिजीम से टैक्स क्रेडिट रिजीम में जो है इन इफेक्ट टैक्स पेबल जीरो ही रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल IT नेट में आ जाते हैं जी, मगर चूंकि टैक्स क्रेडिट रिजीम होती है, टैक्स क्रेडिट रिजीम की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के अंदर कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं. तो वो जो कंप्लाइंसेस जो है वो जब वो जो लोग टैक्स बेनिफिट ले रहे होंगे वो कंप्लाइंसेस जब करेंगे तो उससे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्रूव होगा, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव होगी. यानी फॉर एग्जांपल के जो इस वक्त आज नहीं तो आने वाले दिनों में उनको जाके टैक्स देना पड़ेगा. नहीं, ऐसा शायद ना हो, ये ऐसा ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल आईटी से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी रिलेटेड सर्विसेज उनकी एक ब्लैंकेट एग्जम्पशन थी. बस उनको शर्त ये थी कि 80% अपना जो है वो पाकिस्तान में ले आए तो वो उनका टैक्स एग्जम्पशन ब्लैंकेट एग्जम्पशन थी. अब उनको कहा गया है कि आपको टैक्स पे नहीं करना, जस्ट नहीं करना, बट आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने अपने जो दूसरे लोगों को पेमेंट्स करनी है उन पे विद होल्डिंग्स करनी है. तो उनको एक सॉर्ट ऑफ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लेने की कोशिश कर रहे हैं ये. तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी. बट आई थिंक कि इसको जो है वो इसके साथ साथ और भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी जिनकी एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई मगर उनको टैक्स क्रेडिट रिजीम में नहीं लाया जाए. यानी फॉर एग्जांपल आईटी के अलावा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी उनमें आज एग्जेम्पशन है मगर इनको आईटी के साथ साथ टैक्स क्रेडिट रिजीम में नहीं लाया गया. तो इनको भी साथ लाने की ज़रूरत है फॉर द रीज़न दैट के. लेकिन सर उसका इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर पे दिखाई दे रहा है. हम अगर मार्केट की स्पेसिफिक बात करें तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए. देखें वो जो आईटी सेक्टर के अंदर जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है डेफिनेटली वहाँ कुछ रेजिस्टेंस आएगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आईटी के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एंगेज थे वो चाह नहीं रहे कि वो एक ट्रांसपेरेंसी उनके बिजनेस के अंदर आए. तो आई थिंक के प्राइमरीली इसमें मकसद नजर ये आता है, इसको सिर्फ एक मिडिल ग्राउंड तलाश करना चाहिए गवर्नमेंट को और जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इससे इफेक्ट हुए हैं कि यानी एक ट्रांजिशन एक फेज आना चाहिए था. एकदम आप उसको एग्जेम्पशन रिजीम से उठा के आपको 100% कंप्लायंस रिजीम में ले गए. तो थोड़ा सा इसको एक ग्रेजुअल लेके चलते हैं तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. सेकेंडली ये कि जो आईटी के अलावा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, एक्चुअली देखें दुनिया में हर जगह एक्सपोर्ट्स को जो है वो जीरो रेट रखा जाता है. तो हमारे यहाँ पे भी जो आईटी के अलावा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी जो आज तक एग्जाम थी इनको एकदम फुल रेट पे टैक्सेशन में लेके आ गए. तो ये भी गवर्नमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इसको देखने की ज़रूरत है कि एकदम जब आप इन लोगों को लेके आ जाएंगे टैक्स रिजीम में तो इससे ये नहीं होगा कि वो टैक्स पे करना शुरू कर देंगे. इससे शायद ये होना शुरू हो जाए कि वो लोग पाकिस्तान में पैसा लाना ही बंद कर दें. वो कहते हैं देखें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक इंटेंजिबल है. मैं घर पे बैठ के कंप्यूटर पे एक सर्विस किसी को कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा.
पता उस वक्त चलता है जब मैं पैसे पाकिस्तान में लेके आता हूँ। मैं पाकिस्तान में उस वक्त पैसे लेके आता था जब मुझे टैक्स की एग्जेम्पशन थी, तो मैं ऑफिशियली पैसे भी लेके आ जाता था। अब अगर मुझे सडनली मुझे कहा जाएगा कि यार एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज 0 रेटेड या 1% है, एक्सपोर्ट ऑफ IT इज 0 रेटेड, तो मुझे अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज जो सर्विसेज है मेरी, वो क्यों मुझे फुल रेट पे मुझे टैक्स देना है? तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को एक रिकंसिडर करना चाहिए ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू, बट उसको भी एक जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंकरेज करना चाहिए, टैक्स क्रेडिट रिजीम में उनको भी लाना चाहिए। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए जब आपकी इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल हो। सर, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करें हमारी इकोनॉमी के ऊपर, जो कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए हैं फाइनेंस टीम में, तो वो भी बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, इसमें देखें मैं इसी बात को कंटिन्यूएशन में लेके जाऊंगा कि जो भी गवर्नमेंट नई टीम आ रही है, इसके बाद भी टीम्स आती रहेंगी, लोग चेंज होते रहेंगे। हमें जो है एक इकोनॉमिक रोड मैप जो है वो एक हमें बनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, और उसके ऊपर सबका कंसेंसस होना चाहिए। वो एक पॉलिसी बनाए, चेंजेस जो भी आए पॉलिसी सेम रहनी चाहिए। इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर भी कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो कि बड़ी एब्रप्ट नेचर की हैं, और जो जिन प्रोविजंस में वो चेंजेस लाई गई हैं वो उनकी एक बहुत लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स थे उसके। सडनली आपने 10 साल पहले आपने कहा कि यार आप ये करें तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो लोगों ने जब अब आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से जब बनाते हैं, सडनली इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे, तो वो तो पूरा जो है जो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है या पूरा अपना एक स्ट्रक्चर उस तरीके से उसने डिज़ाइन किया है, तो ये गवर्नमेंट जो है, मतलब ये गवर्नमेंट या नई टीम या अगली वाली गवर्नमेंट जो भी आती है, बेसिकली हम इन इकोनॉमिक साइड पे हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमने जो भी टैक्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए, दैट शुड बी बेसिकली अ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जिसपे कंसिस्टेंसी हो, एब्रप्ट चेंजेस ना हो। तो ये हमें जो है ये कुछ फैसले, इस जो नई टीम आ रही है या आ गई है, इसको आई बिलीव दैट कि वो इन लाइंस पे ज़रूर वो सोचेगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इंगेज करेगी, और फिर आई थिंक कि गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये स्टेट ऑफ द पाकिस्तान का डिसीजन होना चाहिए, और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हो, इवन अपोजिशन है, सबको लूप में लेके सारी चीजें सेटल डाउन करके पॉलिसीज होनी चाहिए, और डेकेड्स के लिए होनी चाहिए, ये 1-2 साल की पॉलिसीज नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच आसिफ हारून साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाए और काफ़ी डिटेल डिस्कशन की टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिस्कल चेंजेस के जो अभी हमने देखा है, अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ, और बहुत ज़बरदस्त उसका एक हम कहेंगे मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पैक्ट आया है, स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनॉमस जो है वो होने जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी और अब हो रही हैं, जिसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब आते रहेंगे, सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी हम विटनेस करेंगे। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ thestalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।